मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले मेरे साथ मौजूद जो मेहमान हैं उन्हें हम एक एक मिनट का वक्त देंगे ताकि वो इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर पाएं, हमारे दर्शक ही समझ पाएं कि आप किस ओर खड़े हैं इस बहस के दौरान। उसके बाद हम बहस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर ओम जी उपाध्याय मौजूद हैं, इतिहासकार हैं। डॉक्टर ओम जी, आपके साथ हम शुरुआत करते हैं और आपको 1 मिनट का समय देते हैं टाइमर के साथ। आप अपना स्टैंड क्लियर करें कि आप इस मुद्दे पर किस तरफ खड़े हैं। देखिए, भारत के इतिहास में जो सबसे क्रूर, आतताई, दुर्दांत शासक हमें इतिहास की पुस्तकों में मिलता है वो औरंगजेब है। इसमें मुझे कम से कम इतिहास के एक विद्यार्थी के रूप में कोई संशय नहीं है। जिसने अपने पिता को तड़पा के मारा, जिसने अपने भाइयों को जिस तरीके से दारा सिकोह की हत्या करती है, अगर उसके आप विवरण पढ़ेंगे तो आप चकित हो जाएंगे। गोकुल की जिस तरह से उन्होंने जाट राजा जो था भरतपुर का, उसकी जिस तरह से हत्या की, जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, 5 दिन की भीषण यातनाएं जिस तरह से उनको देता है, जिस तरह से संभाजी को यातनाएं देके वो मारता है, और उसके बाद जिस तरह से उसने लगातार 40 साल से अधिक बल्कि 42 साल उसने देश के कोने कोने में हजारों मंदिरों को तोड़ा, मठों को तोड़ा। ये जो उसका काम है या उसको सबसे क्रूर, निर्मम, बर्बर और आतताई शासक के रूप में स्थापित करता है। और परिवार, अगर व्यक्ति के रूप में भी देखें तो ना एक अच्छा पिता था, ना एक अच्छा भाई था, न ही एक अच्छा व्यक्ति तो कतई नहीं था। ऐसे व्यक्ति को महिमामंडित करना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है मैंने 1 मिनट के अंदर अपनी बात जी हाँ, 1 मिनट का समय भी खत्म हो गया है। जुनैद हारिस साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। सर, आपका 1 मिनट शुरू होता है। एक राजा की हैसियत से कुछ अच्छे काम भी होते हैं, कुछ बुरे काम भी होते हैं, और जाहिर सी बात है, मैं ये कहता हूँ कि जो बुरे काम हैं उन्हें बुरा कहा जाएगा, लेकिन जो अच्छे काम हैं उन्हें अच्छा भी कहा जाएगा। और जाहिर सी बात है, एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ, राजा कभी किसी का एक नायक नहीं हो सकता है। हम आज़ाद हिंदुस्तान में जीते हैं, राजा और प्रजा की परंपरा ये अपने आप में गलत है। जो कुछ है, जाहिर सी बात है, वो अपने राजा एक अपनी सत्ता की लोभ में पता नहीं क्या क्या करता है और कितने कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। मैं सिर्फ औरंगज़ेब की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि विक्रमादित्य ने भी अपने भाई रामगुप्त का कत्ल किया। जाहिर सी बात है कि सत्ता है, सत्ता के हथियाने के लिए आदमी करता है। आप चले जाइए अजातशत्रु ने अपने बाप बिंबिसार का कत्ल किया। आप उससे भी आगे बढ़िए, उदय भद्रा ने अपने बाप अजातशत्रु का कत्ल किया। अशोका के बारे में भी बहुत सी बातें आते हैं। ये सब हमारे आइडियल लोग हैं। मैं इसके बावजूद, टाइम अप हो गया। जुनैद हारिस साहब वापस आएंगे, डिबेट में पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन 1 मिनट में संगीत रागी जी, आपका स्टैंड क्या है? देखिए, वह एक बर्बर, मलेच्छ, विधर्मी, आताताई, एक फैनेटिक इस्लामिस्ट था जिसने हजारों मंदिरों तोड़े, हजारों लोगों का बलात् धर्म परिवर्तन किया। एक मंदिर नहीं, और चाहे वो आप काशी विश्वनाथ का मंदिर ले लें, मथुरा का मंदिर ले लें, ऐसे एक नहीं हजारों मंदिरों का उसने ये किया। और बलात् धर्म परिवर्तन करवाना, आप सोच सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया, उनका गला किस प्रकार के काटा। हमें इससे मतलब नहीं है, वो ठीक है, राजा के नाते उसने जो कुछ किया। सवाल यह है ना, भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए उस विधर्मी, मलेच्छ, आताताई, इस्लामिस्ट आक्रमणकारी ने जिस प्रकार से भारत की संस्कृति को सत्यानाश किया, मेरे लिए वह सबसे ज़्यादा मलेच्छ, अशोभनीय है और उसका मैं विरोध करता हूँ। वो इस देश का नायक नहीं हो सकता। संगीत रागी जी, आपका समय हो गया है। देश के उन विधर्मी मुसलमानों का नायक हो सकता है, इस पर आएंगे, पूरी चर्चा करेंगे। देश का नायक नहीं हो सकता। समय खत्म हो गया है। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार भाटी जी, आप 1 मिनट में अपना स्टैंड, किस तरफ आप खड़े हैं इस चर्चा के दौरान? देखिए, ओम जी उपाध्याय इतिहासकार हैं। उन्होंने अभी हमारे बीच में बताया कि औरंगजेब एक क्रूर और निर्दयी शासक था, अत्याचारी था। तो हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम उनसे असहमत हों। इतिहास पढ़ाने की जिम्मेदारी इतिहासकारों की है। इतिहासकार बताएंगे क्या किसकी। और फिर समाजवादी पार्टी किसी प्राचीन काल के किसी बादशाह की या राजा की वकील नहीं है कि हम उनकी सफाई दें। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र और आरएसएस के मित्र जो गलतियाँ अब से 400, 500, 600, 700, 800 साल पहले हुई थी,
उन गलतियों के लिए वर्तमान में लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। औरंगजेब जैसे शासकों का नाम लेकर, औरंगजेब जैसे शासकों का नाम लेकर ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। हमें किसी एक औरंगजेब की गलती के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। और इनके लिए सारे मुसलमान मुगल हैं। मुगल आए हैं 1526 में, उससे पहले भी अगर मुगल आए थे, बाबर आया था, तो बाबर की लड़ाई किससे हुई थी? इब्राहिम लोदी से। टाइम अप। तो ये हर बात में वापस आएंगे, ये चर्चा तो पूरी बहस होगी, डिबेट ओपन होगी, आएंगे राजकुमार भाटी जी, इस पर आएंगे। लेकिन हमारे साथ फिलहाल प्रदीप भंडारी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप भंडारी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। इस मुद्दे पर आप अपनी राय रखें। सुमेरा जी, बात औरंगजेब की जब की जाती है तो वो मानसिकता है जो आक्रांताओं की मानसिकता है, जो भारतीय सभ्यता के विरुद्ध मानसिकता है। आज इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी का आप एक स्टैंड या एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो औरंगजेब के विरुद्ध है। ये 2 बार महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह सकते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया एड कह सकते हैं। जो औरंगजेब को जस्टिफाई करता है वो 40 लाख से ज्यादा हिंदुओं की हत्या को जस्टिफाई करता है, वो जजिया को जस्टिफाई करता है जिसमें मुसलमानों के अलावा किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर टैक्स लगाने को जस्टिफाई करता है। जो औरंगजेब को जस्टिफाई करता है वो हमारी मूल संस्कृति को के खिलाफ जाता है। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं, हमारे लिए अब्दुल हमीद और एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो हमारी संस्कृति है, इनके लिए औरंगजेब बाबर इनकी संस्कृति है। ठीक है, प्रदीप भंडारी जी ने अपना स्टैंड रखा। अब हम रुक करेंगे सतीश प्रकाश जी का। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, आपका क्या स्टैंड है? आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, इतिहास में बहुत सारी खामियां हैं और इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। उन खामियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर औरंगजेब खलनायक है तो उसके 2 पैमाने जो सबसे महत्वपूर्ण है कि औरंगजेब ने अपने समय में अपने राज्य की जनता से सबसे ज़्यादा कर वसूले। अगर सबसे ज़्यादा कर वसूल करके अगर औरंगजेब खलनायक है तो वर्तमान सरकार को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आज भारत की जनता सबसे ज़्यादा कर देती है। अगर औरंगजेब सबसे ज़्यादा चरमपंथी है तो वर्तमान सरकार को भी ये बताना पड़ेगा कि आज भारत में चरमपंथी कहीं ना कहीं अपने चरम के ऊपर है। अगर औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को गिराया तो ये भी इस भारत का इतिहास है। इस भारत के इतिहास में दर्ज है कि लाखों बौद्ध मठों को मिटाया गया, तमाम जैन मंदिरों को लुटाया गया। जैनों के टाइम में भद्रबाहु को यहाँ से भाग करके जाना पड़ा, ये भी सच है। दूसरी बात, समय खत्म हो गया। जी, समय खत्म हो गया, वापस आते हैं। आप डिबेट को हम ओपन कर रहे हैं, डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं, उनका क्या स्टैंड है वो उन्होंने सामने रख दिया। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, हम राजनीति से अलग भी औरंगजेब के किरदार पर प्रकाश डालना चाहते हैं ताकि लोगों को समझ आए कि क्यों इतना विवादास्पद है, क्यों खलनायक है औरंगजेब, क्यों वो नायक नहीं होना चाहिए आपके मुताबिक। तो मेरा जी, मिरात-ए-अहमदी किताब के पेज नंबर 232 पे ये लिखा है कि अहमदाबाद के पास एक सहरसपुर शहर था। औरंगजेब ने वहां पे चिंतामन गणेश मंदिर को तुड़वाकर वहां पे मस्जिद कुआत-ए-इस्लामी बना दी। इसी तरीके से औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तुड़वा दिया। तमाम ऐसे मंदिर है जहां को तुड़वाकर उन्होंने मस्जिद बनाई। 40 लाख से ज्यादा ऐसे हिंदू हैं जिनकी उन्होंने हत्या करी। वो इस्लाम के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था। ये मेरे सामने संविधान है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक संवैधानिक देश क्या संविधान के हिसाब से चलेगा कि शरिया के हिसाब से चलेगा? जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं वो शरिया को लाने की बात करते हैं, क्योंकि औरंगजेब का शासन मतलब शरिया। यहाँ इतने युवा है कि अपने धर्म के हैं, जो पहनना चाहते हैं। अगर औरंगजेब का शासन होता तो यहाँ पे निर्धारित किया जाता औरंगजेबी मानसिकता द्वारा कि क्या पहना जाएगा, क्या नहीं पहना जाएगा, क्या धर्म का होगा, क्या धर्म का नहीं होगा। तो ये हमारे लिए बात भारत की संस्कृति को बचाने की है, भारत के संविधान को बचाने की। और 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। ये बहुत की बात कर रहे थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कि वॉल्यूम नंबर 11 फॉल ऑफ बुद्धिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लिखते हैं बुद्धिज्म का डिस्ट्रक्शन अगर किसी ने किया है तो मुगल आक्रांताओं ने किया है। तो ये अगर 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 करके क्या औरंगजेब बोल रहे हैं? ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार के विरुद्ध जा रहे हैं। सतीश जी, ठीक है, 1 मिनट में जवाब देना चाहूंगा। जी जी बताइए सतीश जी, क्यों भंडारी जी, क्यों नायक हो, क्यों खलनायक ना कहें? ये तमाम है ना उसके किरदार के हिस्से। भंडारी जी, किताब के 4 पन्नों पे 1000 साल पुरानी आप कहानी याद दिलाते हैं,
जाइए बिहार के अंदर, वहां पिछले 1 महीने से तमाम महाबोधि मठ के नीचे तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पिछले 1 महीने से आम अनशन हो रहा है। वहां क्या औरंगजेब बैठा है? वर्तमान सरकार, जब वह बुद्धों का मंदिर है तो वहां क्यों जानबूझ करके हिंदू देवताओं की मूर्तियां प्रतिस्थापित की जा रही है? क्या इस देश में सरकार नहीं है? क्या इस देश में संविधान नहीं है? क्या आज सुनिए के बारे में सुनिए, अगर औरंगजेब कल गलत था तो आज के ये आधुनिक अंग्रेजी भी गलत हैं। सुनिए, सत्ता एक ऐसी चीज है कि जहां जो गलती औरंगजेब ने की वही वर्तमान सरकार कर रही है। आप मुझे ये बताइए कि तमाम हिंदुओं के जो हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर हैं, उनका मैनेजमेंट हिंदुओं के हाथ में। ऐसी क्या खामियां हैं, ऐसी क्या व्यवस्था है कि बोध गया जो तमाम बुद्ध वंशियों के लिए, तमाम बुद्ध को मानने वाले तमाम दुनिया भर के लोगों के एक आस्था का प्रतीक है, लेकिन वर्तमान सरकार जानबूझ करके, वर्तमान सरकार के तमाम चरमपंथी लोग उस बौद्ध मठ को कहीं ना कहीं हिंदू मंदिर में बदल रहे हैं। ये एक सवाल है, इसका जवाब दीजिए। सतीश जी, हम पॉलिटिकल डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं, हम वाकई इतिहास में जाकर इन तमाम मुद्दों के बारे में बात करना चाह रहे हैं। आप पॉलिटिकल पर आ गए संगीत रागी जी, लेकिन अदम गोंडवी जी कहते थे कि अगर बाबर ने गलती की तो जुम्मन का घर क्यों जले? ये औरंगजेब मरता क्यों नहीं है? औरंगजेब का मुद्दा खत्म क्यों नहीं होता है? क्यों उसे जिंदा रखा जाता है, बार बार उठ खड़ा होता है? देखिए, आपने कहा उसे नायक क्यों नहीं, औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। जजिया एक रिलीजियस टैक्स है। यदि हिंदू हम काफिर हैं, काफिर यदि अपना धर्म पालन करना चाहता था तो वो टैक्स लगाया। औरंगजेब ने क्या किया? होली और दीपावली को मनाने पर बैन किया। औरंगजेब ने क्या किया आप जानेंगे? वो अहमद सिरहिंदी का चेला था। अहमद सिरहिंदी अकबर के भी दरबार में भी काम किया था, जहांगीर के भी दरबार में काम किया था और शाहजहां तक भी रहा था। वो सरिया के अनुसार यहां चलाए, इस्लामिक रूल, और जो भी इस्लामिक रूल के रास्ते में आए उसको वो कत्लेआम किया। ऐसा व्यक्ति इस देश के हिंदुओं का नायक नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति इस देश की संस्कृति का नायक नहीं हो सकता। लेकिन उसको नायक कौन बनाता है? मुस्लिम समाज के लोग उसे नायक बनाते हैं। सारे मुस्लिम हैं उसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसका उत्तर कैसे दिया जाता है? यदि हिंदुओं और बौद्धों में संघर्ष हुआ और एकाध मंदिर टूटे होंगे तो अपवाद को नियम के रूप में, इस्लाम का पूरे दुनिया का इतिहास रहा है, वो रक्तपात से आगे बढ़ा है, तलवार के बल पर आ गया है। वो हृदय परिवर्तन से इस्लाम कहीं दुनिया में आगे नहीं गया। इस देश के जितने मंदिर आप नेस्तनाबूद किया, ये सारे इस्लाम के मानने वालों ने किया। साउथ में चूंकि वो नहीं पहुंच पाया, औरंगजेब जो है वो बीजापुर और गोलकुंडा तक पहुंच पाया था। यदि उसके आगे नहीं पहुंच पाया तो आप साउथ में बड़े बड़े भव्य मंदिर देख रहे हैं। आपको क्या नॉर्थ में मंदिर नहीं थे? लेकिन इन विधर्मी, इन मलक्षों, इन आताताई इस्लामिस्ट आक्रमणकारियों ने हमारे सारे मंदिरों को ध्वस्त किया। उसमें मथुरा का मंदिर भी था, काशी का मंदिर था, और ऐसे महत्वपूर्ण 12 मंदिर थे। बाकी तो सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। इसके अतिरिक्त मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों में क्या वो बाप दादा लगता है? मैं जानना चाहता हूं भारत के मुसलमानों का वो कौन लगता है? एक तरफ अभी भाटी जी कह रहे थे कि भाई उस समय किया गया था, उसकी सजा नहीं दी जा रही है। आप कहते हैं कि हमारे ऊपर, दलितों के ऊपर सैकड़ों साल अत्याचार हुए हैं, ठीक है, इसलिए चाहिए क्या कि उसको कंपेंसेट करने के लिए आरक्षण चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हिंदू समाज इसके लिए तैयार है ना, वो कहता है ना, पश्चाताप करता है कि हाँ ऐसा हुआ है। ठीक है संगीत जी, वर्तमान की पीढ़ी उसको स्वीकार करती है। लेकिन संगीत जी, लेकिन एक और तर्क मुगलों पर वो यदि वही बात की जाती है तो इनको दर्द, इनके पेट में दर्द उठता है, समाजवादी पार्टियों को दर्द उठता है। संगीत जी बड़ी हैरान करती है। संगीत जी, लेकिन एक तर्क दूसरी तरफ से, संगीत जी मेरी बात भी सुन लीजिए सर। दलितों पर अत्याचार नहीं किया था ना? आज के ब्राह्मणों ने अत्याचार नहीं किया था ना? आज के राजपूतों ने अत्याचार नहीं किया था ना? लेकिन आज की पीढ़ी से आप बदला लेना चाहते हैं और जिस ढंग की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। संगीत जी, आप मुझे तो सुन लीजिए। बौद्धों, 10 सेकंड, बौद्धों का सत्यानाश, यदि बात ठीक बोल रहे थे, उन्होंने जिक्र किया बौद्धों को, बुद्ध को। यदि हम लोग कुछ भी संकल्प मंत्र पढ़ते हैं तो हम कहते हैं बौद्धावतारे,
बुद्ध को हम लोगों ने अवतार मान करके नहीं, हिंदू बुद्ध धर्म के अवतार अंदर नहीं किया है। अरे आपको पता ही नहीं है यार। अरे यार, आपको 10 सेकंड में पता ही खत्म नहीं कर रहे हैं ना आप अपनी बात। आपको पता ही वो नहीं। 10 सेकंड में खत्म कर रहे हैं सर, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक कर कर, शोर शराबा नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा सर एक एक करके मैं आऊंगी, इसका रिएक्शन देंगे आप? नहीं, एक एक करके, एक एक करके। पर्सनल लॉ, मैं आपकी बात पर्सनल लॉ में संगीत क्यों नहीं कर दिया? संगीत जी आप जवाब ले लेते हैं। देखिए यही है, अलग क्यों नहीं कर संगीत दिया? जी देखिए यही है, आप लोग इसी तरह से चर्चा करना चाहते हैं। अरे मैं संगीत जी नहीं है, मैंने तो कहा अपने आप का अवतार मानते हैं। अरे मैं सतीश जी, है ही नहीं। अरे बाबा सतीश साहब जी, अम्बेडकर को पढ़ लो, किसी और को सतीश जी, दिमाग नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लो, किसी देखिए और को आप लोग इसी तरह से चर्चा करना चाहते हैं ताकि कोई मुद्दा ना समझ सके। अम्बेडकर को पढ़ो। नहीं है, नहीं रुक जाइए संगीत जी, देखिए संगीत जी दिस इज नॉट संगीत जी, अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा सतीश जी साहब को बिल्कुल नहीं, पढ़ते हो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको मैंने क्या कहा, अगर वो कुछ कह रहे हैं मैं आपको मौका दूंगी पूरा बोलने का, लेकिन जब ये बात तय हो गई कि ये डिबेट ऐसे होगी कि एक व्यक्ति एक समय में बोलेगा, दूसरा आदमी उसका रिएक्शन देगा, तो ये इसी तरह से होगी डिबेट सर, इसी तरह से होगी। आपको आप कहिए, आपको कहना है, मैं आपको मौका दूंगी। लेट्स नॉट डू दिस। हम इस डिबेट को अलग तरह से करना चाहते हैं ताकि लोगों को समझ आए। संगीत जी, लेकिन मैं आपको बहुत देर से रोक रही थी। एक मुद्दा बार बार उठकर आता है, दूसरी तरफ से तर्क भी आता है कि इतना आतताई था, हिंदुओं के खिलाफ इतना कुछ कर रहा था, तो औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू क्यों थे? ये भी एक मुद्दा है ना, सबसे ज्यादा हिंदू उसने अपने दरबार में रखे हुए थे। नहीं, आपको फिर इसको तथ्य को आपको करेक्ट कर दूं। उसी को अहमद सिरिंदी जिसका मैंने नाम लिया, उसी ने 556 लेटर लिखे थे कि क्या करो, जितने नोबल्स थे, कहा कि हिंदुओं को जो भी इसके दरबार में हो इसको हटाओ यहां से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हिंदू जो जा करके सजदे कर रहे थे सत्ता के लिए, उसके बाद सजदे कर रहे थे, वो कोई उसके लिए नहीं था, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि संस्कृति के लिए। वो हिंदुओं कह दी वो भला चाहता तो इतने आम को कत्लेआम क्यों करता? लेकिन हर परिवर्तन के लिए कत्लेआम करता। आगे बढ़ते हैं, अरे आगे बढ़ते हैं। के लिए भगवान के मंदिर तोड़ने जाता वो आदमी। ठीक है, राजकुमार भाटी जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, मैं आपको भी इसका मौका दूंगी। जी राजकुमार भाटी जी, लेकिन एक जो वो बात कह रहे थे संगीत रागी, वो एक अहम मुद्दा है कि भारत के मुसलमान क्या डिफेंड करने के लिए खड़े हो जाते हैं, रक्षात्मक मुद्रा में रहते हैं, ये बताने के लिए कि नायक है औरंगजेब, खलनायक नहीं है? जो शुरू में मैंने आरोप लगाया था, डॉक्टर संगीत रागी ने उसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने खुद कह दिया कि जब इतिहास में दलितों के साथ हुए अत्याचार का बदला आज के ब्राह्मण राजपूतों से लिया जाता है तो हम भी मुसलमानों से लेंगे। उन्होंने स्पष्ट, उनके भाव यही थे कि अगर औरंगजेब ने कोई गलती की है तो आज के मुसलमानों से उसका बदला लिया जाएगा। व्यक्तिगत जवाब दीजिएगा। इसलिए मैंने डॉक्टर साहब मैंने ये कहा, आपके दोहरा चरित्र को ये उजागर कर रहा था। एक एक करके संगीत जी, मैं आपको मौका दूंगी, पूरा मौका दूंगी, आप इसका जवाब दीजिए। ऑडियंस में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, मैं इन्हें ये बताना चाहता हूं कि इतिहास को इतिहास के तरीके से पढ़ना चाहिए। ये ऐसा शो करते हैं कि जैसे सारे मुगल जो है मुसलमान थे, मतलब सारे मुसलमान ही मुगल हैं। आज के भी मुगल आए हैं 1526 में, 1526 से 1857 तक लगभग उनका शासन रहा है, कुछ बाद में कमजोर हो गया। एक भी लड़ाई ऐसी नहीं है 1526 से, मैं इतिहास पढ़ के जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिसमें हिंदू और मुसलमान आमने सामने लड़े हों। एक तरफ खाली हिंदू हो और एक तरफ मुसलमान हो। अगर बाबर की फौज इब्राहिम लोदी की सेना से लड़ रही थी तो उनके साथ राणा सांगा भी लड़ रहे थे। अगर राणा सांगा फिर बाबर से लड़े तो राणा सांगा के साथ जो हसन खां मेवाती और तुर्क भी लड़ रहे थे। और औरंगजेब के भी दरबार में 40% हिंदू थे। और राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह औरंगजेब के लिए लड़ते थे। और हमारे शिवाजी से जब जब औरंगजेब की लड़ाई हुई है, औरंगजेब कभी मैदान में नहीं गया, औरंगजेब हमेशा राजा जसवंत सिंह को भेजता था। दूसरी बात, ये ऐसा शो करते हैं कि सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए थे, सारे हिंदू मार दिए थे। एक सज्जन तो ये कह रहे थे और ये अक्सर चलाते हैं, औरंगजेब इतने लोगों की हत्या कराता था कि 1.25 मन जनेऊ रोजाना इकट्ठे करके तब खाना खाता था। अब 1.25 मन जनेऊ का अगर हम संख्या गिने, एक जनेऊ में अगर 5 ग्राम वजन है तो 10,000 हत्याएं रोज की जाती थी। और औरंगजेब 49 साल तक शासक रहा। 49 साल में 20 करोड़ लोगों की हत्या की गई होगी, जबकि उस समय भारत की आबादी 15 करोड़ थी टोटली। तो इस तरह के झूठ ये परोसते हैं। ये जो लड़ाइयां थी, ये राजनीतिक लड़ाइयां। इस पर इतिहास की आप बात कर रहे हैं। आखिर बात ओम जी उपाध्याय जी हमारे साथ और बता दूं इतिहास का। आएंगे और आगे भी रखिएगा मुद्दा। एक तथ्य और बता दूं 10 सेकंड में। बताइए। 702 में मुसलमानों का आगमन भारत में हुआ। 702 से 1857 तक
टोटल 90 मंदिर इस देश में तोड़े गए हैं। औरंगजेब के शासन में 8 मंदिर तोड़े गए, जबकि उसने 4-5 मंदिर बनवाए भी। उसने मंदिरों को दान भी दिया, मंदिरों को जमीनें भी दी। तो ये लड़ाइयाँ राजनीतिक थी, ये धर्म की लड़ाइयाँ नहीं थी। इसलिए हमें औरंगजेब से कोई वो नहीं है, आप खूब उन्हें बुरा बताइए, लेकिन इसके लिए आज के मुसलमानों को दोषी मत ठहराइए। ठीक है, ओम जी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम जी, इतिहास की बात हो रही है। 10 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड में आप रिएक्शन दे दें। आप व्यक्तिगत मुद्दे पर रिएक्शन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हिंदू भी तो उनके साथ लड़े थे। क्या आज जयचंदों की कमी थोड़े है जो अतीक अहमद के लिए लड़ते हैं, जो जाकिर नायक के लिए लड़ते हैं? यही तो आज भी हिंदुओं में वो जयचंद राणा सांगा की तरह हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जो मुसलमानों की तरफ से पैरवी करते हैं, जो इन आताताइयों की पैरवी करते हैं और कहते हैं कि 8 ही मंदिर तोड़े। अरे भाई, कहा तो मुझे भी जवाब दे। 4000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए हैं इस देश में। ठीक है, और इसके बावजूद आप कहते हैं कि अरे 10 सेकंड में जवाब भी ले लेते हैं। जवाब दे दीजिए, 10 सेकंड आपके पास भी, बोलिए। समाजवादी पार्टी को ये जैसे हर चीज में झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, फिर दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सीटें मिली हैं, तो खाली मुसलमान वोट से नहीं मिल गई हैं। ये गलतफहमी आप पैदा करते हो। ये आप ठीक है, ये फिर पॉलिटिकल हो गई, फिर पॉलिटिकल की तरफ हम चले गए, राजनीति की तरफ नहीं जाना है। ओम जी उपाध्याय जी, ओम जी उपाध्याय, मैं आती हूँ आपके पास भी। ओम जी उपाध्याय जी, इतिहास की बात हो रही है, तमाम उदाहरण उन्होंने दिए इतिहास के कि कैसे सब साथ में मौजूद थे, धर्म युद्ध नहीं था। सुमेरा जी, जैसे आपने 1 मिनट दिया था जी, मुझे कुल 3 मिनट का समय दे दीजिएगा, फिर नहीं भी देंगी तो चलेगा। नहीं, कुल 3 मिनट। 3 मिनट ज्यादा है, लेकिन आप अपनी बात रखिए, दोबारा रखिएगा सर, ताकि इन बच्चों के सामने और आपके माध्यम से जो देश की जनता देख रही है उसके सामने कम से कम तथ्य स्पष्ट हो। देखिए, 1658 में जब वो शासक बनता है, उसके शासक बनने की प्रक्रिया देखिए। अपने भाई को जिस तरीके से मारता है और केवल एक आधार बताता है कि ये विधर्मी हो गया है, ये विधर्मी हो गया है। इस आधार पर दारा सिकोह की जितने नृशंस हत्या वो करता है, उसी के बाद उसके पहले उसने उसी समय से कैद कर रखा था शाहजहां को। 8 साल शाहजहां उसकी कैद में रहता है। वो जिस तरीके से ग्रिल कर रहा है उसको देखिए। मैं 3 सोर्सेस पे केवल अपनी बात करूंगा। मासिर आलमगीरी इस्लामिक सोर्स है, दूसरा सोर्स औरंगजेब्स आइकोनोक्लाज्म, उसके अखबारात को इकट्ठा करके फ्रैंको गौतिये एक फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं इससे जुड़ा रहा हूं। फिर वीएस भटनागर ने एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, ये तीनों से आप गुजरिए और तीनों प्राइमरी प्राथमिक स्रोत हैं। 1665 के बाद लगातार जिस तरह के फरमान वो जारी कर रहा है मंदिरों को तोड़ने का, हिंदू जनता के मर्म पे जिस तरह का प्रहार कर रहा है, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जाओ और मंदिरों को तोड़ दो, जाओ इस मूर्ति को तोड़कर जामी मस्जिद या फला जगह की सीढ़ियों में इसका इस्तेमाल करो, ये सीधे यहाँ की जनता के मर्म पर प्रहार था। उसके बाद उसका पूरा जीवन आप 40-45 साल का उठा के देख लीजिए, और जो 1-2 उदाहरण दिए जाते हैं ना कि उसने लैंड ग्रांट कर दिया, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं स्पष्ट कर रहा है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि उसके पीछे की कहानी क्या है। कोई, मैं चुनौती देके कहता हूं इतिहास के विद्यार्थी के रूप में कि कोई भी 1666-65 के बाद इस तरह की एक घटना, मेरे मित्र जुनैद जी यहां पे हैं, कोई मुझे बता दे एक घटना कि उसने किसी मंदिर को लैंड ग्रांट किया हो। उसके पहले किया है उसने, और क्यों किया है वो भी सुन लीजिए, क्यों किया है वो सुन लीजिए। शाहसुजा उसका जो भाई था वो बंगाल का गवर्नर था, और इसकी गद्दी अब यहाँ स्थिर नहीं हुई थी। वहां से चल के वो आता है, और जब यहाँ से चलता है बहादुरपुर की लड़ाई, और उसके बाद 3-4 जो लड़ाइयां हो रही हैं, ये सिर्फ उस दौरान की बात है कि हिंदू जनता की सहानुभूति अर्जित करने के लिए, लोगों का सहयोग पाने के लिए 1-2 छिटपुट, तो 1000 उदाहरणों में अगर 1-2 अपनी पॉलिटिकल नेसेसिटीज के कारण, पॉलिटिकल जरूरतों के कारण वो इस तरह के काम कर रहा है, तो क्या ये उसका चरित्र हो जाएगा? उसके चरित्र को ठीक से समझिए। उतना दुर्दांत, आतताई, क्रूर और बर्बर। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो कहा जाता है कि उसने दान भी दिया, वो कोई 1-2 घटनाएं, मंदिरों को दान दिया ही नहीं, या 1-2 घटनाएं हैं? 2-1 घटनाएं हैं, और पॉलिटिकल जरूरतों के कारण हैं। वो भी शुरुआत, कौन से मंदिरों के लिए? वो भी शुरुआत के, देखिए, एक जंगमबाड़ी मठ है, बहुत छोटा सा मंदिर है, उसको वो अभयदान देता है, एक फरमान जारी करता है। उसके पीछे क्या कारण था? केवल यही कि बहादुरपुर की लड़ाई होनी थी, शाहसुजा से उसकी बहादुरपुर की लड़ाई होनी थी, काशी की जनता को उसको अपने पक्ष में रखना था। नहीं तो काशी की जनता अगर विद्रोह कर देती तो वो लड़ाई तो वैसे भी उसके खिलाफ ही जानी थी। इस तरह की एकाध छिटपुट, वो भी शुरुआत के 3-4-5 वर्षों में। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं चुनौती देके कहता हूं आपके माध्यम से कि 1665 से 1707 शायद
40, 42, 43 साल का समय है, उसके बीच की कोई एक घटना मुझे कोई बता दे इस तरह ठीक की है, हुई हो। बड़ी बात कह रहे हैं ओम जी उपाध्याय जी। जुनैद हारिस साहब, मेरा जी, जो बात मैंने सर जुनैद हारिस साहब अपनी बात नहीं कह पाए। बात बहुत कम समझ जी। जो बात मैंने कही थी वही ओम जी कह रहे हैं। क्या? मैंने भी यही कहा था कि राजनीतिक कारणों से होता था जो होता था, वो भी यही कह रहे हैं। ना, लेकिन वो अलग बात कह रहे हैं, वो अलग बात कह रहे हैं। जुनैद हासिल वो अलग बात कह रहे हैं, वो अलग बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभय दान दिया, मंदिर नहीं बनवाए, वो अलग बात। मैं जो कहा मैं उसको स्पष्ट कर दूं, अगर आपको समझ में नहीं आई बात तो अभी क्या निपटे हैं आप? दीजिए। ठीक है, क्या देखिए, समझा रहे हैं आप अपनी बात का खंडन कर रहे हैं खुद ही। मैं सुन तो लीजिए भाटी साहब, इतिहासकार धैर्य से सुनिए। मैं बिना प्राथमिक स्रोतों के एक बात भी नहीं कहता, विदाउट प्राइमरी रेफरेंस मैं एक बात नहीं कहता, एकदम फैक्ट्स की बात करता हूं। मैं कह रहा हूं कि उतना क्रूर, दुर्दांत, आतताई शासक पूरी दुनिया के तो हमने समर्थन कर दिया, आपको मुझे नहीं मिलेगा। और जो एक घटना आप बता रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि उसको हिंदुओं की सहानुभूति और सहयोग चाहिए था, बस। वो राजनीतिक कारण। लेकिन जुनैद हारिस साहब कह रहे हैं कि हजारों मंदिर तोड़े, बनवाया एक भी नहीं, अभय दान दिया, और वो भी शुरुआत के समय में। धर्म का कारण था साहब। पहले रुक जाइए। जुनैद हारिस साहब चर्चा में नहीं आए। जी जुनैद, पहली इसका बात जवाब तो क्या है? मैं जो है, चूंकि वो इतिहासकार हैं, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है। प्राइमरी सोर्स अंग्रेजी जबान में नहीं होता। जिस जबान को वो जानने वाला था, पर्शियन जबान में लिखा वो प्राइमरी सोर्स है, और आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं कि पर्शियन में ओरिजिनल क्या लिखा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, अब यहां से बात शुरू करते हैं। वृंदावन के मंदिर को ग्रांट दिया उसने, महाकालेश्वर मंदिर को ग्रांट दिया उज्जैन में, सोमेश्वर नाथ मंदिर इलाहाबाद को उसने ग्रांट दिया, जैन मंदिरों को उसने पूरी की पूरी सरपरस्ती दी। सोर्स भी बता दीजिए। मैं उस पर आ रहा हूं, पूरी बात। अब तो आगे बात होगी एक करके। शुतरंजिया मंदिर गुजरात, श्री परशुनाथ जैन मंदिर दिल्ली। इसके अलावा इंडियन कल्चरल, आपने इसकी बात की, इंडियन कल्चरल सोसाइटी की जानिब से खास तौर से मंदिरों को जो उसने दान दिए हैं उसके बारे में सवाल किया गया कि आपके पास कुछ उसके लेटर्स मौजूद हैं कि नहीं। जवाब में आया है कि आज भी जो लेटर्स मौजूद हैं जिसमें उसकी दी हुई जागीरों का जिक्र है, महाकाल जैन मंदिर उज्जैन, बालाजी मंदिर चित्रकूट, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, जैन मंदिर गिरनार, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, गुरुद्वारा राम राय देहरादून, इन सब के पास आज भी दस्तावेज हैं। ये दैनिक जागरण का, मैं बीएचयू का वो दस्तावेज दिखा रहा हूं। दैनिक जागरण सोर्स नहीं ना, आप तो प्राइमरी सोर्स की बात कर रहे थे। प्राइमरी सोर्स क्या है? दैनिक जागरण प्राइमरी सोर्स है। दैनिक जागरण नहीं है ना प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स होता है। क्या चीज? अखबार का कतरन प्राइमरी सोर्स होता है। मैं प्राइमरी जुनैद साहब आपको प्राइमरी सोर्स बता रहे हैं। मैंने प्राइमरी सोर्स दैनिक जागरण को नहीं कहा है। झूठ एक्सपोज हो गया पहले शांत और एक-एक कर। काशी के हवाले से जो इन्होंने बात कही है बीएचयू में आज भी मौजूद है, दैनिक जागरण में छपा हुआ है, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा जाए, ये औरंगजेब का फरमानबरदार। कोई किताब का रेफरेंस तो दीजिए। कहा है दैनिक जागरण नहीं था औरंगजेब के समय में सर, वो प्राइमरी सोर्स नहीं है ना। आप उन किताबों को, मुझे लगा आप कोई किताब का रेफरेंस दे रहे हैं। किसी किताब का रेफरेंस हो तो वो बताइए। ये तो मैं आना चाहूंगा। जैन मंदिर तो मेरा जी, अच्छा प्लीज लेट मी आस्क हिम क्वेश्चन। हाँ जी बताइए, आपके पास प्राइमरी सोर्स है सर? नहीं है। देखिए, इस पर पहले ओम जी इस पर तथ्यात्मक बात रखना चाहते हैं। पहले ओम जी की बात जी। छोटी सी एक्टिविटी और एक बात और कह दूं, मेरे पास मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें। मेरे पास प्राइमरी सोर्स है, फरमान है, ये फरमान है उसका, पढ़िए। फरमान और अखबारात है, पढ़िए। मैं इसका देखिए अंग्रेजी ट्रांसलेशन में पढ़ सकता हूँ, बाकी आपसे पढ़वा लूंगा। मैंने पढ़वाया हुआ आप ही जैसे किसी से नहीं, किसी से कैसे पढ़वा लिया? अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ा जा सकता है सर। हाँ 1665 औरंगजेब फरमान टू डिमोलिश टेम्पल्स इन गुजरात। 1665 से यात्रा शुरू हो रही है और मैं एक एक फरमान इस रूप में हमारे पास मौजूद हैं, जो ओरिजिनल हैं, जो बीकानेर आर्काइव से निकाला गया है, जिसका ट्रांसलेशन किया गया है, और इस समय देश के सबसे प्रामाणिक व्यक्तियों ने इसका ट्रांसलेशन किया है, जिनको पर्सियन के लोग भी मानते हैं कि उनको सबसे बेहतर आती है। और सुन लीजिए आगे 1667 में जनरल ऑर्डर्स देता है वो कालका जी टेंपल को तोड़ने के लिए, और उसके बाद जनरल ऑर्डर देता है कि सबको, जिसके लिए हम कहते हैं इनफेमस जनरल ऑर्डर फॉर डिमोलिशन ऑफ टेंपल्स एंड स्कूल्स ऑफ द हिंदूज थ्रू आउट द एम्पायर।
एक ही आर्डर देता है कि पूरे मेरे साम्राज्य में जितने हिंदू मंदिर हैं और जितने हिंदुओं के विद्यालय हैं, मठ हैं, उनको तोड़ दो, उनको खत्म कर दो। ये आर्डर उसका है 16 अप्रैल 1669 का। फिर ओम जी ऐसा होता है देश भर में, काशी देश विश्वनाथ भर में सारे मठ और सारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। जिस रास्ते जैसे काशी विश्वनाथ जब वो तोड़ने जाता है, देखिए ये प्राइमरी रिकॉर्ड्स हैं। सुमेरा जी आपके पास एक प्राइमरी रिकॉर्ड्स हैं, प्राइमरी रिकॉर्ड्स हैं। जब काशी विश्वनाथ तोड़ने के लिए उसकी सेना जाती है तो रास्ते में आए सभी मठ मंदिरों को तोड़ते हुए गुजरती है। जब मेवाड़ जाती है तो 173, एक किसी ने भी कहा 8 मंदिर, 173 मंदिरों की सूची है जो मेवाड़ में तोड़ी जाती है। 63 मंदिरों की सूची है जो मारवाड़ में तोड़ी जाती है। एक चैप्टर अलग से बनाया है भटनागर साहब ने, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स इन राजस्थान ड्यूरिंग सच एंड सच डेट्स। केवल इसमें इतने मंदिरों का जिक्र है, आप सूची देखें, 1000 से अधिक मंदिर उसके हारिस साहब के पास कुछ है, आप मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने नाम लिया था इंडियन कल्चरल सोसाइटी का, जो कि प्रमाण आज भी उस जगहों पर मौजूद है। महाकाल जैन मंदिर में मौजूद है, उज्जैन में बालाजी चित्रकूट में मौजूद है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में मौजूद है। मैं तो जो आज भी प्रमाणित चीजें प्रमाण वहां पर मौजूद है, मैं तो उसकी बात करूं। तो ओरिजिनल इससे ज्यादा सर प्रमाण है आप कह रहे हैं, लेकिन रेफरेंस पूछ रहे हैं हम आपसे, तो रेफरेंस होना चाहिए आपके पास। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। सुनिए, एक ओरिजिनल तथ्य नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें तो वो कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, क्या रेफरेंस है, वो होना चाहिए। फरमान को लेके नहीं आ सकता। मैं आपके पास वापस आऊंगी, तो चेक कर ले कोई। रागी जी प्रतिक्रिया देना चाहते थे, एक संक्षेप में। संगीत रागी, मुझे जब जुनैद साहब ने बोला तो मुझे लगा कि वाकई वो बता रहे हैं कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है, हिस्टोरियन को समझना चाहिए। अब पर्शियन में लिखा हुआ यदि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो हम उसको प्राइमरी सोर्स ही मानते हैं, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम पर्शियन नहीं जानते हैं, लेकिन ऑथेंटिकेटेड जो है, अब कुरान हम यदि कोट करना चाहें तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ कुरान है और जो ईरान से आया है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है, उसको तो हम ओरिजिनल सोर्स ही मानेंगे, हम उसको अलग से सोर्स मानते नहीं है। ठीक है, ये किस चीज को दिखा रहे हैं? इंडियन कल्चरल सोसाइटी। वो कौन सी सोसाइटी है हमें नहीं मालूम है, वो भारत सरकार की ऑथेंटिकेटेड सोसाइटी है भी या नहीं? अरे वहां पे दस्तावेज आज भी मौजूद है। रोकिए, धैर्य रखिए। बोलिए। आप एज ए हिस्टोरियन को काउंटर कर रहे थे तो आपको ओरिजिनल सोर्सेज को फरमान इन्होंने दिखा दिया। और इतना बड़ा होता तो औरंगजेब तो इस देश का सबसे बड़ा आताताई महान संत है और होना भी है। 10 सेकंड, वो एक महान संत था, वो महान संत था, एक पायस मुसलमान था, और पायस मुसलमान के कारण उसका यह धर्म बनता था कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़े, क्योंकि इस्लाम की यही फितरत रही है पूरी दुनिया में और इस्लाम ने यही यहां पर आकर के क्या संगीत रागी जी, जब आप पूरे इस्लाम धर्म को, पूरे मुसलमानों को आप औरंगजेब के साथ तुलना करके एक साथ मैं सिर्फ औरंगजेब की बात नहीं कर रहा हूं सुमेरा जी, ये कह रहे हैं ना पूरे इस्लाम की फितरत रही है, कोई भी मुसलमान है तो वो हिंदुओं के विरोध में होगा। पूरे इस्लाम की फितरत रही है, अफगानिस्तान से सारे मंदिर हमारे चले गए, आपको परेशानी हो रही, सुन लीजिए, सारे अफगानिस्तान से हमारे मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, ईरान की सीमा से जुड़े हुए हमारे जितने मंदिर थे सारे तोड़ दिए गए, पाकिस्तान के आज 32 मंदिर 28 मंदिर बचे हैं, सारे इन इस्लामिस्ट जिन विधर्मियों ने तोड़ दिया। बांग्लादेश के अंदर हमारे मंदिरों को इन्हीं इस्लाम के आधार पर तोड़ दिया। इसलिए मुझे ये पूरा कहने का हक है कि ये इस्लाम का मूल चरित्र यही है, दूसरे धर्मों के मंदिरों को। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर पायस मुसलमान है, अगर वो इस्लाम धर्म पर है, तो वो हिंदुओं के खिलाफ है, वो मंदिरों के खिलाफ है? सब मुसलमान ऐसे ही हैं? क्या आप ये तुलना कर रहे हैं सब औरंगजेब जैसे हैं? शुरुआत में ही क्या सब औरंगजेब जैसे हैं? मुसलमान नहीं, आप यही कह रहे थे ना अभी, सारे मुसलमान नहीं है, लेकिन मैंने कहा था इस्लाम की फितरत यही है कि इस्लाम के नाम पर इस देश में सारे मंदिर ध्वस्त किए गए है या नहीं है? ये फितरत अफगानिस्तान के अंदर जो मंदिर तोड़े गए वो इस्लाम के नाम पर तोड़े गए या नहीं तोड़े गए? काफिरों के नाम पर इस देश के हिंदुओं की हत्या की गई या नहीं की गई?
और वो इस्लाम के मानने के कारण ही दूसरा हिंदू ठीक है। काफिर साबित हुआ ठीक है या नहीं है? प्रदीप क्या भंडारी सियाओं के मंदिर, मैं सतीश जी आपके पास आऊंगी। प्रदीप बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। तोड़े नहीं, इनके संगीत रागी जी की एक बात का जवाब दे दूं। प्रदीप जी की भी सुन सुनिए सुनिए इतिहास के प्रमाण को कौन झूठा संगीत रागी जी की बात का जवाब दे दूं। मैं आ रही हूँ आपके पास। पहले इनकी प्रदीप बात का भंडारी जवाब बहुत दे देर से कुछ कह मेरा रहे हैं, जी। उसके बाद जवाब दीजिएगा। जी तो प्रदीप। मेरा जी, मैं सिर्फ फैक्ट्स कोट करूंगा और ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे लोग औरंगजेब को बैक कर रहे हैं। वो औरंगजेब जिसने बुढ़ापे में अपने पिता को जेल में रखा, वो औरंगजेब जवानी अपने में। जिसने तीनों के बुढ़ापे तीनों में नहीं, भाइयों जवानी के में सर रखा। पर सतीश जी, काट सबर, दिया सबर, और सतीश एक जी, भाई का उसका सर पेशेंस। पर अपने भाई, बाप पिता को जी उठा का के जेल के अंदर दे सर, दिया। अपनी बारी पर उसको बोलिए। बैक करने के लिए यहाँ पे लोग हैं। दुर्भाग्य है इन पे। अरे अब मैं सही से आना चाहता हूँ पढ़ो, उसको फैक्ट क्या पे। करें? सुनिए, मैं एक एक करके इतिहास झूठ पढ़ने एक्सपोज की जरूरत करूंगा। है। ये सतीश जी, तरीका सही संयम। नहीं। मेरा जी, मैं पिछले 15 मिनट से बुढ़ापे में सतीश जी, संयम। सतीश जी, संयम रखिए, मौका आएगा। तो बिलबिलाइए मत। सुनिए मेरी बात। इन्होंने बोला आप 8, गलत बोलेंगे। इन्होंने बोला 8। अरे उसको पहला पढ़ो तो झूठ, सही तरीके यहाँ पे से। सब युवा है। पहला झूठ, अब देखिए, भारती आप जी ने फिर बोला इसे वैसा ही समाजवादी डिबेट पार्टी बना के रहे हैं। प्रवक्ता ने कि सिर्फ 8 मंदिर तोड़े गए। भाषा सीताराम का भी गोयल ध्यान की रखें। किताब में लिखा है 40,000 मंदिर तोड़े गए। मैं 10 मंदिर का नाम इसी शो में दूंगा। काशी विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, केशव देव मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, सोमनाथ मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, विष्णु मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, त्रिता के ठाकुर मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, बिंदु महादेव मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, जोगाई मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, छट्टर मंजिल मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, रुद्र महालिया मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, आदिनाथ मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा। ये 10 से ऐसे 40,000। अब मैं प्रदीप, और कोट करूंगा। रेफरेंस। सुनिए, रेफरेंस भी बताइए। इतिहासकार इब्राहिम अपनी किताब द सागा ऑफ द ग्रेट मुगल्स में क्या लिखते हैं? उज्जैन के आसपास के इलाकों के सभी मंदिर औरंगजेब ने नष्ट कर दिए। राजस्थान में 300 मंदिर औरंगजेब ने तोड़े, बीजा मंडल मंदिर तोड़ा, और ये तो सिर्फ 1 साल की बात है। तो आज ये लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति ये है कि जिसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तित किया, जिसने बौद्धों का धर्म परिवर्तित किया, जिसने दलितों का अपमान किया, उसको आज ये बैक कर रहे हैं। ये है इनका तुष्टीकरण। इसीलिए ये जानबूझकर सनातन को गाली देते हैं। बात हिंदू मुसलमान नहीं, ये बात इनके सोच की आक्रांता वाली सोच इस देश में बनाना चाहते हैं। प्रदीप जी, ये सब जो आपने कोट किया उसका रेफरेंस भी बता दीजिए। अरे है तो रेफरेंस। आपको एक एक करके बताया। सुनिए, सुनिए, सीताराम गोयल जी की किताब उठा के पढ़िए, 40,000 दूसरा पॉइंट नंबर, इतिहासकार इब्राहिम की किताब उठा के पढ़िए, द सागा ऑफ द ग्रेट मुगल। चलिए, मेरी बात नहीं मानते आप लोग के सेक्युलर किंग नेहरू की बात मार करते हैं। ये रहे नेहरू जी की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुनिए, अब नेहरू जी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि औरंगजेब, अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी पढ़ूंगा जिससे ढंग से समझ पाए, वरना बोलेंगे अंग्रेजी बोल रहे हो, तो हिंदी में बात करता हूं। भाई, औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसको ना आर्ट की समझ थी, ना लिटरेचर की समझ थी। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मंदिर तोड़ना था। वो जजिया पोल टैक्स हिंदुओं पे लागू करता था और उनके सभी मंदिरों को नष्ट करता था। वो सिखों को नष्ट करता था। ये नेहरू जी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो झूठ बोलना बंद करिए। अगर इतनी बात एपीजे अब्दुल कलाम के लिए की होती ना। सतीश जी, आप जवाब देना चाहते हैं? मैं पॉइंट वाइज जवाब दीजिएगा। कोट देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1 नेहरू को ही कोट करना नहीं, सुन लीजिए। संगीत रागी जी, आप मुझे सुनेंगे? संगीत रागी जी, प्लीज। संगीत रागी जी, आप मुझे नहीं सुन रहे। आप मुझे नहीं सुन रहे सर। वी शुड नॉट डू दिस। बोलिए सतीश जी। नंबर 1, प्रदीप भंडारी जी का प्राइमरी सोर्स है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उसी को प्रदीप सुनते हैं। आप लोग ऐसे ही डिबेट करना चाहते हैं? मेरा ये तरीका सही है। प्राइमरी मैं बोलूंगी ना, आप चुप होंगे तब मैं बोलूंगी ना। आप बताइए। चलिए, मैं पहले ही खड़ा हूं मैं। प्लीज देखिए, यही आप लोग ऐसे डिबेट करना चाहते हैं। सतीश जी, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। सतीश जी, नहीं, ऐसे नहीं ना। सुनिए ना, उन्होंने रेफरेंस दिया। उन्होंने रेफरेंस दिया। आप बताइए रेफरेंस क्या है? यूनिवर्सिटी खोल रखी है आपके सामने। नहीं, उन्होंने किताब का नाम बताया। आपने क्या बताया? आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दीजिए ना, जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दीजिए। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। प्रदीप, प्रदीप, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं कंडक्ट करूंगी। जी, आपने पहले मेरी बात सुनिए। सतीश जी, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ अगर उन्होंने कोई बात कही, उन्होंने किताब बताई, आप सीधे जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप ऐसा मत करिए, आप तथ्य बताइए। आप भी मेरी बात सुनिए। अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो यह भी सच है कि उस मंदिर के नीचे लाखों बौद्ध मठ छिपे हुए हैं।
ये ऐतिहासिक सच है। सुनिए, सुमेरा जी, सिर्फ गहराई सुनिए, सिर्फ गहराई बढ़ाने की जरूरत है। कहां से सर संगीत जी प्लीज, संगीत जी आप लगातार ऐसी डिबेट करना चाहते हैं। सुनिए संगीत जी मैं पूछूंगी उनसे, आप रुक जाइए, आपका मौका आएगा, आप जवाब दीजिएगा। सुनिए बोलिए। ये सच है संगीत रागी जी, क्योंकि वो इतिहासकार भी है, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी है। राजा रवि ठाकुर 1832 से पहले भारत में कोई भी भगवान की पिक्चर उपलब्ध नहीं थी। राजा रवि ठाकुर ने सबसे पहले भारत में तमाम जो हिंदुओं के देवी देवताएं हैं उनकी तस्वीर बनाई। सर हम कहां चले गए? दूसरी बात सुनिए, एक सवाल, बोध गया में जो वर्तमान समय है, आप 1000 साल पुरानी बात करना चाहते हैं, मैं वर्तमान बात करता हूं। बिहार के बोध गया मंदिर को जानबूझ करके इस देश के हिंदू उस बौद्ध मठ को हिंदू धर्म में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान सरकार चाहती है, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। वहां रोज बौद्ध मठ के अंदर तमाम भगवान के देवी देवताओं के फोटो रखे जा रहे हैं, उसको मनाही करो। अगर वो औरंगजेब खराब है तो ये औरंगजेब ठीक है। अगर औरंगजेब ने जजिया कर लगाया तो औरंगजेब हो गया। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने इस देश की बहुत बड़ी आबादी को, सुमेरा जी, इस देश की बहुत बड़ी आबादी को उस व्यवस्था से दूर रखा, उसको नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया। सतीश जी औरंगजेब पर चर्चा थी। सर मैं बोल लूं, बात को सुनिए। सतीश जी औरंगजेब पर चर्चा थी, आप पढ़ाई करके नहीं आए ऐसा लग रहा है औरंगजेब पर। बेसिक सवाल बार-बार बौद्ध मठ औरंगजेब सुनिए ना, उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी तो औरंगजेब पे। सुमेरा जी एक सवाल लास्ट सवाल, उसके बाद सुनिए, मैं नहीं बोलूं। देखिए, अगर औरंगजेब अपनी जनता से टैक्स कलेक्शन करता है मैक्सिमम, वर्तमान सरकार, भारत सरकार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर रही है। आप ये कहते हैं कि हमारा जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। अगर औरंगजेब ज्यादा टैक्स लेकर के बदनाम होता है तो आप नायक बन जाओगे, सरकार माफी नहीं मांगेगी। ठीक है, चलिए जवाब दे देते हैं। 10 सेकंड। पहला झूठ, 3 घंटे पहले बिहार की सरकार ने बोध गया स्थित मां बोधि मंदिर को बौद्ध को सौंपने का वादा करा और ये बात कर रहे हैं। सुनिए, पढ़ के नहीं आए। सुनिए, मेरा निवेदन है, इनको एक रिसर्च नोट प्रोवाइड किया जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर के अगेंस्ट जा रहे हैं। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को कोट करूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं कि ऐसे नहीं हो सकती सतीश जी, एक-एक करके। देखिए ऐसे नहीं, आप डिरेल कर रहे हैं सर। मैं वापस आऊंगी आपके पास, आप ऐसे नहीं बोलिए, बीच में नहीं। आप जवाब दीजिएगा, आप बोलिए कि आपको जवाब देना है। हमारे बच्चे बता देंगे। आप बोलिए, आपको जवाब देना ना, मैं आऊंगी आपके पास, पहले उनको बोलने दीजिए उनकी बात। मैं बात करूं, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन इनसे कह रहा हूं जुनैद हारिस साहब, एक बड़ा सवाल देखिए, ये है कि पहले भी चर्चा में ये बात उठी कि मैं उसका जवाब खुद दे दूं। मेरा सवाल सुनिए कि क्यों भारत का मुसलमान डिफेंड करने के लिए खड़ा होता है औरंगजेब को? क्या ऐसा होता है और क्यों खड़ा होना चाहिए? एक शासक था, उसने तमाम आक्रांताओं वाले काम किए, उसने तमाम ऐसे अत्याचार किए जिसके लिए उसकी निंदा होनी चाहिए, वो खलनायक है। तो क्यों मुसलमान उसे अपना नायक बनाकर पेश करते हैं और क्या उसको डिफेंड करते हैं और क्यों करना चाहिए? ये बिल्कुल झूठ है कि मुसलमान उसके फेवर में खड़े होते हैं। किसी भी जालिम के फेवर में मुसलमान नहीं खड़ा हो सकता। मुसलमान जुल्म के खिलाफ होता है। हम खुद कहते हैं और ऐलान करते हैं कि उसने गुरु तेग बहादुर जी के बेटों का कत्ल किया, किसी भी तौर पर इसे जायज़ कैसे कहा जा सकता है? इस्लाम इसका घोर विरोध करता है। मैं कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं। अभी कुछ सवालात आए थे यहां पर कि मुसलमानों के हिंदुस्तान में आने से पहले अशोका के पोते बृहद्रथ का पुष्यमित्रा ने कत्ल किया था और पूरे दुनिया का, मैं कह रहा हूं कि पूरे भारत का नहीं, अफगानिस्तान और दूर दराज तक बौद्धिज्म फैल चुका था और यहां की परंपरा आज भी चाइना, जापान, कोरिया और पता नहीं कहां कहां तक पहुंची है। लेकिन जब बृहद्रथ का कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद बुद्ध विहार तोड़े गए, उसके बाद बुद्धों को कत्ल किया गया, यहां तक कि संख्या के एतबार से यहां पर कम के होते चले गए। आखिर ये कौन लोग थे? और कह गई बात, इन्होंने भी सवाल उठाया था कि इससे पहले कभी जैन मंदिर नहीं टूटे। मैं आपको बता दूं कि बाकायदा एक पोस्ट राजा हर्षवर्धन के यहां था, देवत्व पतन नायक, यानी जो कि मंदिरों को तोड़ करके और जो वहां पर चीजें, जो वहां पर सोने चांदी की जो चीजें हुआ करती थी उनको लिया करते थे। मैं आपको बता दूं 11वीं शताब्दी के राजा कश्मीर की, सर क्या कहना चाह रहे हैं? पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है आपका? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक इल्जाम और इन्होंने बहुत गंभीर इल्जाम लगाया है। आपको बता दूं, इस्लामी तारीख का हमारा नायक अगर कोई है और हम कायद मानते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। और आजाद हिंदुस्तान में मौलाना आजाद
एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, ये हमारे नायक तो हैं, लेकिन हम औरंगजेब को या किसी को कभी भी हम फेवर नहीं करते। इतिहास है, इतिहास की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन संगीत और रह गई बात, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह दूं, इन्होंने कहा कि कत्ल की बात, मुसलमान जहां जाते हैं कत्ल नहीं करते हैं, प्यार बांटते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जब मदीना से मक्का पहुंचे थे तो जितने लोगों ने उन पर जुल्म किया था सबको माफ किया था और एक कत्ल नहीं होने दिया था। यही नहीं, जितनी जंगें हुई हैं जहां प्रॉफिट रहा करते थे वहां पर जाकर जंगें हुई जब लोगों ने देखिए जी, बुत परस्ती इस्लाम के मूल व्यक्तित्व का, चरित्र का हिस्सा है। और जिस समय पूरे मजहब को गाली दे रहे हैं, आपके चैनल पर खड़े हो गए, आप इन्हें रोकते क्यों नहीं है? समय भी वहां पर गलत बात, हम चर्चा कर रहे हैं, सब अपनी बात रख रहे हैं। आपको मैं मौका दूंगी, आप जवाब दीजिए। कर दे रहा हूँ, इन्हीं की बात आप कोट कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ, इकबाल ने लिखा था, मक्का विजय के पश्चात वहां की जितनी भी मूर्तियां थी उन सबों को ध्वस्त करने की शुरुआत वहीं से हुई थी। क्या आप पढ़ लीजिएगा? नहीं, इतिहास में यदि आपको जानकारी नहीं है तो पढ़ लीजिएगा। दूसरा, ठीक है, झूठ है, मैं बता रहा हूँ, तारीफ क्या है मुझसे पूछिए। इकबाल लिख रहे हैं, झूठ है, मैं बताऊंगा। अफगानिस्तान का मंदिर कौन तोड़ा? इस्लामिस्टों ने तोड़ा या नहीं तोड़ा? क्या वो धर्म परिवर्तन, क्या वो हृदय परिवर्तन था? उसे जुल्म का क्या गलत किया? कब तोड़ा? पूरा जालिमों का एक-एक करके। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, आपको ना संगीत रागी जी आदत हो गई है ऐसी डिबेट करने की जिसमें आप बोलते रहे और एक दूसरे के ऊपर बोले। आप ऐसे नहीं, कब से थी वहां पर? मैंने आपको मौका दिया, मैंने आपको, आप मैंने दीजिए ना, आप मेरे तरफ देखिए ना, बोलिए ना कि हाँ बड़ा हम पीसफुल है, अरे दुनिया में बम फोड़। भाटी जी जवाब देना चाहते हैं और हारिस जी रुक जाइए सर, एक एक करके। हम बड़ा शांति में विश्वास करते हैं, अमन चैन में विश्वास करते हैं। अरे कहाँ सिडनी में बम कौन फोड़ता है? सिडनी में, लंदन में बम कौन फोड़ता है? जर्मनी में बम कौन फोड़ता है? दुनिया में सारे जगह आतंक का पर्याय आप बन चुके हैं। ठीक है, कानून को हाथ में लेकर बाबरी मस्जिद को आज भी उसका बखान करते हैं। कानून आजाद हिंदुस्तान में किसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था? आपको बता रहा हूं, उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे। संगीत रागी जी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। संगीत रागी जी प्लीज, अभी जुनैद हारिस साहब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज, मैं जिसे बोलूंगी सर रुक जाइए। संगीत रागी जी बोल रहे थे, आप भी उसी तरह से बोल रहे हैं। आप लोग चाहते ही नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव कोई डिबेट हो। भाटी जी आप जवाब दीजिए जी। नहीं, मैं तो पहली बात तो मुझे इस बात पे घोर आपत्ति है कि डॉक्टर संगीत रागी, वो सही बात है कि आरएसएस के लोगों को नफरत होती है मुसलमानों से, लेकिन वो चैनल पे तो नहीं उगलनी चाहिए, इससे देश का माहौल खराब होता है। वो पूरे बात बीच में चिल्लाएंगे आपकी। आपने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी, व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं की थी। संगीत रागी यदि जिक्र करेंगे तो मैंने कोट किया है, यदि आप नहीं पढ़ा है तो मैं क्या करूं? बोल रहे हैं आप लगातार बोल रहे हैं संगीत जी, आप लगातार बोल रहे हैं संगीत जी, आप लगातार बोल रहे हैं, आप दूसरों को नहीं सुन रहे हैं। आप लगातार बोल रहे हैं, आप दूसरों को नहीं सुन रहे हैं। नहीं, हम सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं आप, नहीं सुन रहे हैं करने के लिए आप नहीं सुन रहे। आप जवाब दीजिएगा ना, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए जब आपको मौका मिले। जवाब दे रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगी। अगर वो व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे मैं आपको मौका दूंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आप बीच में ऐसे करेंगे तो डिरेल होती है ना डिबेट। मेरा जी उन्होंने कुछ पहले रुक जाइए जुनैद साहब, लेट्स नॉट डू दिस जी। औरंगजेब ने कभी मंदिर तोड़े थे? उस समय ना कानून था ना न्यायालय थे, उस समय गलत किया उसने, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन इन्होंने तो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने अभी मस्जिद तोड़ी है थोड़े दिन पहले ही। तो इनमें और औरंगजेब में क्या फर्क है? जवाब लूंगी आपका। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो मूर्ति पूजा का विरोध और मूर्ति तोड़ते थे, मूर्ति पूजा का विरोध तो आर्य समाज भी करता है। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। सब प्लीज जी। हर्ष ने, अब अभी हम ओम जी कह रहे थे नहीं गलत है ये तथ्य सही है। बिल्कुल नहीं। मुझे तो आपके इतिहासकार होने पे ही शक हो रहा है। बिल्कुल नहीं है। हर्ष के राज्य में एक विभाग था पूरा मंदिर तोड़ने का, शासन में मंदिर तोड़े गए थे। वो वहां जो सोने चांदी की मूर्तियां थी उन्हें लेके अपने कोष में जमा करता था। आर्थिक कारणों से भी मंदिर तोड़े गए। साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं नेशनल टीवी पे। ओम जी आप सुन नहीं रहे सर, ओम जी सुन ले, तो बीच में बोली नहीं किसी के। मैं आपके पास आऊंगी इसके बाद ना सर, बोलिए। हमारा कहना केवल ये है कि मुझे आदम गौंडवी जी की पंक्तियां, आपने वो एक पंक्ति बोली थी उनकी शुरू में
कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जला है? जे ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मगहमी नगबात को मत छेड़िए। ठीक है ओम, सवाल ये है। लेकिन छेड़ा तो आप ही की पार्टी के नेता ने है, छेड़ा तो उन्होंने ही है, शुरू तो उन्होंने ही किया है। लेकिन ओम जी हाँ जवाब दीजिए। अब आप, मैं आपको मौका दूंगी सर पूरा। जी बोलिए। जुनैद साहब के साथ कम से कम 50-60 डिबेट्स कर चुका हूं और वो कम से कम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक शब्द भी बिना प्राथमिक स्रोतों के नहीं बोलता। मैं वो अच्छी तरह जानते हैं। 100% का आप करते हैं। जुनैद मैं साहब, कह रहा हूं आप करते हैं। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि इसके प्राथमिक स्रोत के साथ कोई इंस्क्रिप्शन या कोई प्राइमरी, मैं बता रहा हूं आपको, मुझे बता दीजिए। जुनैद साहब प्लीज मुझे बता दीजिए, कतई आपके पास नहीं है। मैं जानता हूं, हर्ष को मैंने बहुत ठीक से पढ़ा है। 606 से 647 का इतिहास बहुत ईमानदारी से मैंने उनका पढ़ा है, एक एक पंक्ति पढ़ी है। आप नहीं बता पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तिरंगनी झूठ मत फैलाइए सर, प्लीज बीच में नहीं बोलना है ना हमने। चैनल से झूठ मत फैलाइए, एक बात। दूसरी बात, जो अभी बात संगीत भाई कह रहे थे, मैं एक लाइन उसमें जोड़ना चाहता था। अल्लामा लिखते हैं कि कैसे फैला इस्लाम। वो कहते हैं कि तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। और आगे वो लिखते हैं कि पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, बात बिगड़ी हुई जो थी वो बनाई किसने। तलवार किसने उठाई गई थी? प्यार करने के लिए। वो प्यार से हो गया था, बहुत राजी खुशी हो गया था। बेकार की बात है, केवल तलवार के बल पर इस्लामीकरण हुआ और 56 देश इस्लामिक बन गए। ठीक है। अच्छा, संगीत रागी जी, इतिहास यही संगीत है। रागी और तो जी छोड़ एक रिएक्शन देना चाह रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम सर। यूनिवर्सिटी पढ़ते हो ना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सर सैयद ने पता है क्या 1886 में इसी मेरठ के अंदर सभा में बोला, हम वो कौम है जिसकी तलवारों को देखते हुए रूहें कांप जाती थी। इस तलवार के बल पर हमने हिंदुस्तान पर राज किया है। ये सर सैयद थे जिनको परोसा जाता है। आपकी अनुमति हो तो एक लाइन और ऐड करूंगा, एक लाइन ऐड करूंगा, एक लाइन और ऐड करूंगा भाई, एक लाइन और ऐड कर दूंगा, एक लाइन और ऐड कर दूंगा। दुनिया पे ये टेलीविजन डिबेट, लेकिन संगीत रागी जी, आप सर सैयद अहमद खान को कोट करके, आत्मा का अंदर से आत्मा, सर सैयद अहमद खान को आप कोट कर रहे हैं। संगीत रागी जी, आप सर सैयद अहमद खान को कोट कर रहे हैं। वो फैक्ट स्टेट कर रहे थे कि ऐसा था, लेकिन वो उसके समर्थक नहीं थे, वो शिक्षा के समर्थक थे। वो समाज में मुस्लिम समाज को शिक्षा की तरफ ले जाने के समर्थक थे। तो आप अगर ये एक लाइन कोट करेंगे, नहीं आप एक लाइन कोट करेंगे और ये कहेंगे, लखनऊ में सर सैयद के आप ये कह रहे हैं कि वो तलवार के समर्थक थे। अरे उन्होंने आप ये कह रहे हैं कि वो कहते थे कि तलवार उठाओ पर शासन किए हैं। नहीं, वो इतिहास का बात कर रहे हैं, वो इतिहास की बात कर रहे हैं सर, वो इतिहास की बात कर रहे हैं, वो कोट कर रहे हैं कि इतिहास क्या है, लेकिन वो भविष्य वैसा नहीं देखते थे। भविष्य की बात सुन लीजिए ना, मेरा जी एक सुन लीजिए, मेरा जी भाई एक वो भविष्य की भी बात करें तो उनका एक बड़ा प्रसिद्ध भाषण है जिसमें वो कहते हैं, ये संभावना जताई जाती है कि हिंदुओं का राज होगा यहाँ, तो कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, अरब से टिड्डी दलों की तरह से हमारे साथी यहाँ आएंगे और हमको उनसे मुक्त कराएंगे अगर ऐसा कभी हुआ तो। ये भविष्य की बात वो कर रहे थे, केवल इतिहास नहीं बता रहे थे। और बहुत प्रसिद्ध भाषण है ये, मैं दे दूंगा साहब आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं दे दूंगा। हारिस साहब जवाब देना चाहते हैं, जी बताइए हारिस साहब। उसमें अंडरलाइन करके दे दूंगा, अंडरलाइन करके दे दूंगा। बोल ली अपनी बात, अब जवाब के भाषण पर भी सारे निकाल कर जवाब सुन लेते हैं ना सर, जवाब भी। जी जुनैद हारिस साहब जी, पहली बात तो लेकिन हम डिरेल हो रहे हैं, हम वापस अगर औरंगजेब पर आएंगे तो बेहतर है क्योंकि हमारा आज का मुद्दा वो है। जी जुनैद हारिस साहब, पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो कहा है कि राजा हर्ष के हवाले से मैं बता दूं कि उनके पोस्ट का नाम था देवदत्त पतन नायक और राज तिरंगनी में इसका जिक्र है। बाकायदा मैं किताब का नाम बता रहा हूं, राज तिरंगनी को आप जरूर देखिए, हम भी देख लेंगे आपके साथ। मैंने पढ़ा है, आज आइए, स्वागत है, कभी भी मेरे साथ देखने के लिए आपका स्वागत है। नहीं, आपने पूछा तो मैंने उसका आपको सबूत दे दिया। अच्छा, रह गई बात यह है कि अभी इन्होंने एक सवाल उठाया था काबा के बारे में। मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि काबा में जब प्रॉफिट मोहम्मद वहां पर जाते हैं तो जाने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि 360 मूर्ति वहां पर रखी हुई थी, लेकिन जब एक भी व्यक्ति वहां पर पूजा करने वाला नहीं है वो मूर्तियां हटा दी गई। इसमें क्या शक है कि जब एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा, लेकिन कत्ल किसी का नहीं किया गया,
मैं इस बात को मैं कह रहा हूं कि मुसलमान जहां जहां ठीक है, गए, हम लार्जर डिबेट पे चले गए, हम वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। अब हम वापस मुद्दे पर आ जाते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं, औरंगजेब के मुद्दे पर आते हैं। हो गए थे। हमारे पास अब बहुत समय नहीं है, ये चर्चा दीजिए, औरंगजेब पर है। जी बोलिए प्रदीप, बोलिए प्रदीप भंडारी बता दीजिए, यहाँ पे अगर हिंदू माइनॉरिटी में और मुस्लिम मेजॉरिटी में हिंदू की जनसंख्या नहीं घटी, ऐसा क्यों होता है? संभल के अंदर पहले हिंदू 55% रहता है, मुर्शिदाबाद के अंदर ऐसा क्यों होता है? जवाब दीजिए, कहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में हिंदू की जनसंख्या बढ़ी थी? अगर आप ऐसा कह रहे हो। दूसरा झूठ, ये बड़ी बात करते थे बुद्ध का, आपको पता है दुनिया में बुद्ध के सबसे बड़े स्टैच्यूज कहां पे थे? अफगानिस्तान में थे। किसने तोड़ा था? तालिबान ने तोड़ा था, जो औरंगजेबी सोच में थी 2001 में। क्या बात करते हैं आप? और सुनिए, मैं इनकी देशभक्ति में भी सवाल उठाता हूं। इन्हीं के मेंबर ऑफ एमएलए मोहम्मद हबीब क्या कहते हैं? लाहौर नहीं लखनऊ तक होता पाकिस्तान, हुकूमत ने हमारा एहसान मानना चाहिए। तो जो औरंगजेब और पाकिस्तान को बैक करते हैं, आज इनका एक स्टेटमेंट बता दीजिए, अगर ये देश की संस्कृति के साथ है तो कहां अखिलेश यादव ने औरंगजेब के खिलाफ बोला, कहां राहुल गांधी ने औरंगजेब के खिलाफ बोला? बताइए, एक स्टेटमेंट ओपनली चैलेंज करता हूं। ठीक है, जवाब पहले भाटी जी, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया है। बताइए अगर औरंगजेब के खिलाफ है। अखिलेश यादव बेवजह की बातों पर कभी बयान देते ही नहीं है। ये विषय बेवजह का औरंगजेब से आज देश का क्या भला हो रहा? अखिलेश यादव बोलते हैं शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे। आज इन्होंने बैक किया, आज अखिलेश यादव ने बैक किया। आपने एक सवाल पूछा है, जवाब सुनिए। आपने सवाल पूछा ना, मैं तब से सबके बीच में सुन रहा था। आज अबू आजमी को अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पे बैक किया, जब अबू आजमी को सस्पेंड किया गया। भाई औरंगजेब की पक्षधारी के लिए सस्पेंड करेंगे कि आरती उतारेंगे? जवाब दीजिए। अब अखिलेश यादव ने कब जाके औरंगजेब के खिलाफ बोला? स्पेसिफिक बात करिए। ठीक है, वो देखें जवाब सबसे पढ़ा लिखा था। सर, आप बीच में बोल रहे हैं। संगीत रागी जी, आप सुनना ही नहीं चाहते मेरी बात जी। वो देखे आपने बस में जो चूरन बेचते हैं छत में हाथ मार के, क्या उनसे कोई डिबेट करी जाती है? क्या कहना चाह रहे हैं? अरे तो मैं तो कह रहा हूं, वही हो रहा है आपकी डिबेट में। आप मुद्दे पर आइए ना सर, आप भी उसमें एड ऑन ही कर रहे हैं, आप भी शामिल हो रहे हैं, ऐसा मत करिए ना। मुद्दे पर आइए। इनके थोड़ा मानसिक हालत चुनाव में जमानत जब्त हो गई, इसीलिए मानसिक हालत ठीक करवा आपने सवाल पूछा है, जवाब सुन लीजिए ना सर जी। सुमेरा जी, एक बेसिक सवाल पहले भाटी जी को बोल लेने दें। जी भाटी जी। नहीं, इन्होंने ये सवाल आपने अभी पूछा कि अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा, मैंने कहा आप जवाब दे देंगे इसका। मैंने शुरू में ही कहा था, आज औरंगजेब पे डिबेट करने का इस देश को कोई लाभ नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा ठीक है, मत के लिए बोल। ये कैसा आदमी है यार? अरे भाई आप क्या खा के आते हो? ये लो, सुनो, आप लोग व्यक्तिगत हो गए। ये लो, आज अखिलेश यादव का 4 घंटे पहले बचे हैं, तथ्यों पर बात कर। तथ्यों की बात कर रहा हूं, मैं इनसे फैक्चुअली पूछ रहा हूं कि जब अबू आजमी को मैं वही पूछ रही हूँ, बोल तो लेने दे उन्हें, आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे ना, उनका जवाब ही तो पूछ रहे हैं, हम भी यही पूछ रहे हैं उनसे। जी बोलिए भाटी जी, बात पूरी करिए। इस राजनीति के खिलाफ हैं जब देश का प्रधानमंत्री चुनाव रैलियों में जाके ये कहता है कि ये लोग उपद्रवी हैं, इनको कपड़ों से पहचाना जा सकता है, ये तुम्हारी भैंस छीन ले जाएंगे, तुम्हारे कमरे छीन लेंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, इन लोगों को पाकिस्तान भेज दो, ये देशद्रोही हैं। हम इस राजनीति के खिलाफ हैं। अगर इस देश को मजबूत करना है तो भारत के 140 करोड़ लोगों को भाईचारा कायम करना होगा। अरे बनारस और अयोध्या ब्लास्ट केस के एक्यूज के लिए जाकर पैरवी करोगे तो क्या आरती उतारे आपकी? क्या बात कर रहे हैं आप? ये बताइए कब बोला आपने? बनारस और अयोध्या ब्लास्ट केस के एक्यूज के लिए जाके पैरवी करते हैं कोर्ट के अंदर, ये क्या बात कर रहे हैं? इनका कोई इलाज नहीं है। इनका आपका कोई इलाज नहीं, इसीलिए पोजीशन के अंदर बैठे और वापस भी बैठेंगे। ठीक है, वापस आते हैं। सतीश जी, बहुत देर से कुछ नहीं आपने बात रखी अपनी, सतीश जी के पास आते हैं। सतीश जी, सतीश जी, ये सच है। औरंगजेब पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो औरंगजेब खलनायक तो है, तो उसे खलनायक कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है, जहां वो आता है वहां की संस्कृति के ऊपर सबसे बड़ा हमला होता है। नंबर 1, भारत में अगर द्रविड़ आता है, आर्यंस आता है, तो आर्यंस भारत की संस्कृति को सबसे पहले नष्ट करता है। अरे भाई, ये अगर सुनिए आप सुन लो ना, डिबेट खत्म हो चुका है, पता ही नहीं है कि आर्यन द्रविड़ियन डिबेट एग्जिस्ट नहीं करता है आज के। इतना बात करें कि आप जवाब पता ही नहीं है कि आर्यन द्रविड़ियन डिबेट रागी जी, आप ही कर लीजिए डिबेट सर, फिर आप ही आ जाइए मेरी जगह।
सुनिए, नहीं आएंगे, नहीं तो लेकिन फिर हम आप बता कम से रहे हैं कम ना। मैं आपको मौका दूंगी। तो कम से कम उनको मैं आपको पढ़ के लिख करके तो आना अब चाहिए आप भी कहेंगे नहीं कि है। आप व्यक्तिगत हो रहे कम से कम बेसिक हैं। तो अब आप पढ़ करके व्यक्तिगत हो रहे हैं। आर्यन में- अब आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। आर्यन अरे द्विवेदी प्राइमरी सोर्स डिबेट दूंगा। को- यहाँ आ जाइए, आप पे आ जाइए, आप ही कर लीजिए सर, रुक जाइए सुन लेना। पहले प्राइमरी सुन सोर्स लेते दूंगा हैं। ना आपको प्राइमरी सोर्स चाहिए सुन ना, लेते मैं हैं, भी रिसर्च फिर उसके करूं। बाद जवाब सुनिए, जी। आप मेरी बात को सुनिए। हरियाणा में राखीगढ़ी एक जगह है जहां पे अब से 3 साल पहले एक कंकाल निकला जिसकी आयु 1500 साल पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी भारत की, उससे 1500 साल पहले का वो कंकाल था। जब उसका डीएनए टेस्ट कराया वर्तमान भारत सरकार ने, जो अपने आप को आर्यंस का BSP वंशज का मानते हैं, निकला सुनिए सुनिए सुनिए, अब वो प्राइमरी BSP का निकला था क्या? प्राइमरी सोर्स ही दे रहा हूं ना, ऐसा सोर्स BSP का कंकाल DNA वहाँ निकला था। सुनिए, वहाँ आर्यंस का डीएनए नारद है, R1A1 कोई डीएनए नहीं है वहाँ, जो यहाँ का मूल निवासी है। और सुनिए 2013 में इस देश का क्या कहना क्या चाहते हैं सर, औरंगजेब से संबंध क्या है इसका? कोई भी बाहर पूरी से रिपोर्ट आने मैंने वाला पढ़ी है। व्यक्ति, मैंने पूरी रिपोर्ट चाहे पढ़ी वो है। मुगल हो चाहे वो आर्यन हो, उन्होंने वहां की मूल संस्कृति को आम तौर पर लोग हानि पहुंचाते हैं। अगर अमेरिका में लोग गए, वहां की मूल संस्कृति मारियंस है। सुनिए, माया संस्कृति को बाकायदा बर्बाद किया। औरंगजेब अगर बाहर से आए, मुगल लूटने के लिए आए थे, लेकिन वो भारत में बसे। ये भी एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। आपने कभी अंग्रेजों से सवाल क्यों नहीं पूछा? अंग्रेज तो यहां नहीं बसे, लेकिन जब आपसे पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि आप अंग्रेजों को भगाने में इस देश की जनता का साथ दे, तब आप अंग्रेज को पसंद कर रहे थे। आगे अरे आप कभी अपनी अंग्रेज से भी औकात जाकर के पे, सवाल पूछो ना। आगे अपनी जी। औकात पे। नहीं, ठीक है। आप सारा सवाल इनसे ही आगे पूछोगे। अपनी ठीक है, औकात जी। पे। हमारे पास मेरी इतना ही बात समय है, इस सुनिए। चर्चा के लिए हमारे पास इतना ही औरंगजेब समय का मेरा कोई है। मतलब हमारी नहीं है। कोशिश यही थी एक मिनट, कि हम आर्यन औरंगजेब द्रविड़ियन के बारे में जो भी डिबेट को पक्ष है, अम्बेडकर ने विपक्ष है, डिस्काउंट उसे किया है, तथ्यात्मक अम्बेडकर तरीके बात से को। अपने दर्शकों के सामने रखें। हमने यही कोशिश की इस डिबेट के जरिए कि औरंगजेब के व्यक्तित्व का हर पहलू उजागर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे इस चर्चा में, और हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़ी थी उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया।